हेलो दोस्तों, चलो आज शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो 11th क्लास का है और नीट के व्यू से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू हो गया है और आप लोग ध्यान से समझो। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में इसको शेयर भी कर लेना। ठीक है, चलो। द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का जो लाइन है पहला, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। सही बात है। बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लिविंग प्रोसेस एंड लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man defines some of the inanimate matter, wind, sea and fire, and some among the animals and plant. The common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoke. The descriptions of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge. Systematic and monumental descriptions of life forms brought in out necessity details, systems of identification, nomenclature and classification. The biggest spin of of the biggest screen of such studies was the recognition of sharing of similarities among the living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on the earth was revelations which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of unit, you will get description including classification of animals and plants from taxonomist पर्सपेक्टिव। चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि ये पूरा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ। तो जो बायोलॉजी जो बताए गए हैं, बायोलॉजी सेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें पहले जो लोग अर्ली मैन जो थे वो दो तरह के मैटर इसमें बताए हुए थे, इनएनिमेट और एक एनिमेट। इनएनिमेट का मतलब जो नॉन लिविंग है और एनिमेट का मतलब जो लिविंग है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में सबसे ऊपर कौन सी लिविंग थिंग्स में है, कौन सा लिविंग थिंग्स रखा गया है, वो है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसके बाद आता है कि सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन। देखो, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? ठीक है, तो इसमें आता है सिंपली आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, उसके बाद क्लासिफिकेशन। ये सब जब आ जाती है तो ये तीनों चीज और टेक्सोनॉमी वगैरह, जो टेक्सोनॉमिस्ट अपना अपना एक हायरार्की बनाए हुए हैं कि कैसे लिविंग थिंग्स को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उस तरह के स्टडी को जो है वो सिस्टमैटिक्स एंड मोन्यूमेंटल के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो सिमिलरिटी है लिविंग थिंग्स में वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली शेयर करते हैं। ठीक है, ये बात होगी और इस चैप्टर में खास तौर पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखो अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जी का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में इन कैंपटेन, जर्मनी। अर्नेस्ट मेयर द Harvard University revolutionary biologist who was being called the Darwin of 20th century। 20वीं शताब्दी का इनको डार्विन कहा जाता है। ठीक है, ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। ठीक है, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से ये एक थे। ठीक है, और इनका जो था देखो, जो साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, मेयर जॉइंड हार्वर्ड फैकल्टी of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Elementus। ठीक है, throughout his nearly 80 years career, his research
spanned ornithology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history of and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of a species diversity the central question of the evolutionary biology that it is today. He also pointed the currently accepted definition of biological species. Baer was awarded the three prizes widely regarded as the triple crown of the biology. इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो मे भी चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो प्राइज का जो नाम दिया है, बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 ईयर इन 2004। ठीक है, चलो अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग थिंग्स, और यही तुम्हारा चैप्टर भी है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब जितना भी देखो द लिविंग थिंग्स द लिविंग वर्ल्ड का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि अगर तुम किसी समुद्र में या किसी जंगल में जाते हो तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उस जो वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है ना, तो वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग कैसे क्या मतलब डिफाइन करेंगे वो इस अब एनसीईआरटी के लाइन में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, देखो अंडरलाइन किया हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड वेले ऑफ फ्लावर्स ऑफ अटैकिंग शार्क इवोक एंड डीप सेंस ऑफ वंडर द इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशन अमंग मेंबर्स of the population among the population of community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed is life। ठीक है, what indeed is life में दो बातें, सबसे पहला है टेक्निकल बातें और दूसरा फिलोसफिकल बातें। तो अगर हम लाइफ को डिफाइन करेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि एक लाइफ क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग प्रोसेस हो रहे होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म। ठीक, और उसके बाद फिलॉसफी में लाइफ को क्या कहते हैं कि लाइफ हम लोगों को जो ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है और इसका काम क्या है, लाइफ हम लोगों को मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। यही बोलते हैं फिलोसफी, ये ज्यादातर रिलीजन वाले बुक में यही बोला जाता है कि जीवन क्यों मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए ही मिला है। तो इस तरह के जो फिलोसफिकल बातें होती है वो रिलीजन वगैरह में देते हैं और जो टेक्निकल बातें होती है वो साइंस में दिया जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पहला पढ़ेंगे, जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग। ठीक है, अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, समझ में आ गया होगा, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम अंडरलाइन वाला पूरा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 1.8 बिलियन। देखो एक 1.7 टू 1.8 बिलियन। ठीक है, इतना सारा मतलब लिविंग स्पीसीज है अभी। द रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, और यही डिफरेंट लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इतना सारा मतलब बहुत सारा टाइप्स है, मतलब आप देख के लगता है कि एक बड़ा सा मेला है, मतलब मेला, उस मेला में छोटे बड़े बूढ़े जवान, ठीक है, मेल फीमेल, ये सब बहुत सारे दिखते रहते हैं लिविंग थिंग्स। तो सिंपली समझो इस तरीके से कि धरती एक नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का एक परिवार है, लिविंग थिंग्स का परिवार है जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एज स्टेट अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात तो बता ही चुके हैं ऑलरेडी। एंड वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। सही बात है कि हम अपने एरिया में सब अपने अपने एरिया में किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को अपने अपने लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। ठीक है, तो अब ये लोकल लैंग्वेज में जानते हैं तो वर्ल्ड में सब जो है सो डिफरेंट, एक ही लिविंग थिंग्स का डिफरेंट नाम हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट नेम होने की वजह से एक स्टडी जो होगी उसके बारे में वो एक क्लियर स्टडी नहीं हो पाएगा, एक सेंसफुल स्टडी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज को क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए कि लोकल नेम से हर एक दुनिया मतलब दुनिया के किसी भी कोने में
लोकल नेम से, जो अपना लोकल एरिया वाले लोग हैं वो जानेंगे, लेकिन साइंटिस्ट लोग लोकल नेम से उसे नहीं जानेंगे। उसके लिए साइंटिफिक नेम का यानी कि साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का उन लोगों ने डिसाइड किया और हर एक लिविंग थिंग्स का एक साइंटिफिक नेम दिया गया। तो अब जो नेमिंग है, नेमिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है। Hence, there is need standardize the naming of living organisms such as particular organisms is known by the same name all over the world. The process is called nomenclature. ठीक है, कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, ऐसा नाम किसी लिविंग थिंग्स का रखा जाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं और उस नाम को साइंटिफिक नेम कहते हैं। ठीक है। अब देखो, नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज only possible when organisms is described correctly and we know to what organisms the name is attached to the identification. अब जो नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग को जानना है कि सच में वो लिविंग थिंग्स है, कौन सा लिविंग थिंग्स है, कहाँ इसको रखना चाहिए, कैसा इसका नाम देना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है उसका जवाब ढूंढ लेते हैं, तो उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। In order to facilitate the study of number of scientists have established the procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific name are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. ठीक है, इंटरनेशनल जो प्लांट को जिसने नोमेनक्लेचर किया उसका जो एक मतलब प्रिंसिपल जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, और जो वही एनिमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। समझ में आया कि साइंटिफिक नेम का जो पहला उद्देश्य क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड वाइड में यानी पूरी दुनिया में एक लिविंग थिंग्स का नाम सिर्फ एक ही होगा और एक ही नाम से उसे जाना जाएगा। ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलोज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। अब जितना भी साइंटिफिक नेम रखा गया है नोमेनक्लेचर में, दो नाम होगा किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का। पहला जो नाम होगा वो जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विच टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जिसके पास जो कोई नाम है, कोई नेमिंग है कर रहे हैं, उसमें दो कंपोनेंट है, इसका मतलब है उसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। अगर उसी में 3 कंपोनेंट हो जाएगा तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलेंगे। ठीक है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले बताया था कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था मैंगो का, और मैंगो को जो लिखा गया है मंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मंजीफेरा इंडिका। अब देखो इसमें जो मंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को यानी स्पीसीज को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब इसका कुछ नोमेनक्लेचर का बहुत अच्छे अच्छे 4 रूल होते हैं। ठीक है, उस रूल को हम लोग जान लेते हैं। पहला जो रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। They are Latinized or derived from Latin respective of their origin. अब जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो लैटिन में जनरली लिखा रहता है, लेकिन रिटेन इन इटैलिक्स, लिखा जाता है इटैलिक्स लैंग्वेज में। ठीक है। एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective of their origin. सेकेंड रूल है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet. पहला जो होगा वर्ड वो क्या डिनोट करेगा, जीनस, और सेकेंड स्पेसीज को वो डिनोट करेगा। अब थर्ड रूल है, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। समझ में आया कि अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे
और उसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे ताकि वो लैटिन उसका ओरिजिन दिख पाए। उसके बाद जो फोर्थ रूल है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर while the other specific epithet starts with the small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. जो पहला वर्ड स्टार्ट करना है हम लोगों को लिखने के लिए तो वो कैपिटल लेटर से, और सेकंड वाला जो स्टार्ट करना है वो स्मॉल लेटर से, यानी कि जीनस जो लिखाएगा वो कैपिटल लेटर से और जो स्पेसीज लिखाएगा वो स्मॉल लेटर से। उसके बाद देखो, नेम ऑफ ऑथर स्पीसीज आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। अगर हम किसी एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम में कोई एक मतलब वर्ड को और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एब्रिविएशन को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। अब इस लिन का मतलब क्या हो गया कि लिनियस, क्योंकि लिनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आम मैंगो को इन्होंने अपना नोमेनक्लेचर किया था। तो ये इंडिकेट कर रहा है साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि कौन से साइंटिस्ट इनको लिखा है, बताया है या बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया साइंटिफिक नेम में मंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया क्योंकि इसमें थ्री कंपोनेंट है। उसके बाद देखो, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. अब सारा लिविंग थिंग्स को एक ही बार पढ़ना इम्पॉसिबल है भाई। अब पॉसिबल कब होगा, जब उसको हम लोग अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए हमको उसको कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी कैटेगरी को यानी कि ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी ग्रुप होता है उसको टेक्सा कहते हैं। अब जितना भी ग्रुप हो गया उसको क्या बोलेंगे, टेक्सा कहेंगे। जैसे कि मान लो कि कैट है, डॉग्स है, मैमल्स है, ठीक है, व्हीट है, राइस है। अगर हम बोलेंगे व्हीट तो तुम्हारे दिमाग में एक ही इमेज बनेगा, वो व्हीट का जो प्लांट होगा या व्हीट जैसा दिखता है वैसा। ऐसा नहीं कि व्हीट की जगह राइस बन जाएगा और राइस की जगह व्हीट बन जाएगा। अगर हम डॉग बोलेंगे तो डॉग की जगह कैट बन जाएगा और कैट की जगह, इस तरीके के दिमाग में इमेज नहीं बनता है। तुम अगर कैट देखे हो तो अगर हम कैट बोल रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में कैट वाला ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब इस तरह के जो कैटेगरीज है, कन्वीनियंट कैटेगरीज, यानी कि जो इजीली हमको समझ में आ जाए, तो उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सा। कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टेक्सा, ठीक है। उसके बाद जो टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट एवरी डिफरेंट लेवल। प्लांट्स आल्सो फॉर्म्स टेक्सा। व्हीट इज आल्सो टेक्सा। व्हीट इज आल्सो टेक्सा। टेक्सा का मतलब क्या हो गया, ओनली द ग्रुप। अब अगर हम इंसान का ग्रुप रख रहे हैं तो बहुत सारे इंसान का ही एक ग्रुप होगा। अब उसमें भी ढेर सारे टेक्सा बनाएंगे, काला का, गोरा का, छोटा का, बड़ा का, अफ्रीका का, इंडिया का, या फिर और अदर स्टेट का। इस तरीके से हम लोग टेक्सा क्रिएट कर सकते हैं इंसान को जनरली डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो कन्वीनियंट कैटेगरी, कन्वीनियंट का मतलब हो गया कि जो हमको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, hence based on a characteristic all living organisms can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. अब क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। द एक्सटर्नल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स आर essentially and forms the basis of modern taxonomic studies, ठीक है। Hence, the characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy का जो basic चीज है वो चार बातें हैं, पांच बातें हैं, नहीं चार ही बात होगा ना। कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। तो चार बातें ये हो जाएगा। तो ये टेक्सोनॉमी का जो प्रोसेस है वो चार बात पे निर्भर कर रहा है। पहले तो उसका कैरेक्टराइजेशन हम लोग नोट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई के बाद नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर उसका जो है सो मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये बातें हो गया। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ये कोई नया नहीं है, बस वर्ड नया सुनने में लगता है बट है नहीं। टेक्सोनॉमी जो है यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हर एक चीज में पहले से ये स्टार्टिंग से ही चलते आ रहा है कि भाई डिवाइड करो, इसको ग्रुप में बांटो, इस तरीके से। तो ये कोई नया बात
है नहीं। चलो ठीक है। The human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematic. अब जो रिलेशनशिप का जितना भी अभी बात बताए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इस बातें के अलावा एक और बात होती है रिलेशनशिप। हर एक लिविंग थिंग्स का एक दूसरे के साथ एक अपना रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप का जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा which means arrangement of organisms। ठीक है। द लीनियस यूज सिस्टमा यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उन्होंने जो लीनियस थे उन्होंने अपना बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, तो उसी में ये सिस्टमैटिक्स वर्ड का एक्सप्लेनेशन मिलता है। द स्कोप ऑफ द सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification. A systematic takes into account evolutionary relationship बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। देख लो सिस्टमैटिक में क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक लिविंग दूसरे लिविंग में किस तरह का जो रिलेशन है वो बताता है इवोल्यूशनरी। ठीक है। उसके बाद देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represents rank of category, since the category is part of overall taxonomic arrangement। टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। अब जितना भी तुम क्लासिफिकेशन कर रहे हो, क्लासिफाई करने के बाद जितना भी कैटेगरी बना उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कैटेगरी को बोलते हैं टेक्सा। ठीक है। अब जो टेक्सोनॉमी है यानी क्लासिफिकेशन प्रोसेस है टेक्सोनॉमी, तो अब उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर हम सिंगुलर में बोलते हैं तो टेक्सॉन हो जाता है उसका। अब उसको हम लोग कैटेगरी को हायरार्की भी बोलते हैं कि एक हायरार्की में उसको एकदम मतलब ऐसे जो होता है ना वर्टिकल में हायरार्की, जैसे कि देखो हम यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे कि ये हो गया इस तरीके से मान लो लिख रहे हैं तो ये हो गया हायरार्की। ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये हायरार्की हो गया। तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ये हो गया हायरार्की। हायरार्की एक सीढ़ी की तरह होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, टेक्सोनॉमी हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि जो सबसे पहला ये हो गया तुम्हारा, ये समझ में आ गया। A taxonomic category and hierarchy can illustrated by the example of insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of joint leg। ठीक है, joint leg and means insect the recognizable concrete and can be classified and thus were given a rank of category। ठीक है, इसमें इंसेक्ट का मान लो जिसके पास पैर है, ठीक है, पैर में 3 जोड़ है, उसके बाद नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, उसमें ज्वाइंट कितने हैं, तो इस तरीके से उसको भी डिवाइड किया गया है। इसमें ये बातें हो गई, उसके उस हिसाब से उसको रैंक दिया जाता है। The taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division and ये हो गया तुम्हारा कि टेक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या क्या आता है हायरार्की में। ठीक है, ये बातें आपको देखना है और इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो इसमें लोएस्ट कैटेगरी जो स्पीसीज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी हायरार्की का जो यूनिट है, यूनिट भी स्पीसीज जो होता है यूनिट ही होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को स्पीसीज पढ़ना है। स्पीसीज क्या होता है? द टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स organisms with fundamental similarities as a species। fundamental similarities as a species। ठीक है, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the indicates morphological difference। morphological, आप देखो इसमें एक एग्जांपल है मंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम एंड पेंथेरा लियो। देखो मंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, उसका सोलेनम ट्यूबरसम मतलब पोटैटो एंड पेंथेरा लियो का मतलब लायन।
ऑल द नेम्स ऑफ इंडिका, ऑल द नेम्स ऑफ इंडिका, उसके बाद है ट्यूबरोसम, उसके बाद है लियो, ठीक, आर रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, जो स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मंजीफेरा, सोलेनम और पेंथेरा ये जेनेरा को बता रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा कि जेनेरा को बता रहा है। चलो अगला देखो है क्या कि ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स ऑल द स्पेसियंस इन ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, इसीलिए जो इंसान है उसका जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो जीनस में, जीनस कंप्राइजेस ग्रुप रिलेटेड टू रिलेटेड स्पेसीज। आप जो स्पेसीज से जस्ट नीचे आते हैं तो क्या मिलता है, जीनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल में है पोटैटो, ब्रिंजल एंड स्पेसी बोथ ऑफ बिलोंग्स टू द सोलेनम, ठीक है, सोलेनम। लायन है, लियोपर्ड है एंड टाइगर है, ठीक है, लेपर्ड है, लायन, लेपर्ड एंड टाइगर है, ठीक है। तो विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पेसीज इन द जीनस पेंथेरा। अब ये सब जितना भी बताए तीनों, ये तीनों पेंथेरा से बिलोंग करता है। अब फैमिली की बात करते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली रिलेटेड टू जेनेरा, ठीक है, ये जेनेरा से रिलेटेड है। अ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंप्राइजेज टू जीनस एंड स्पेसीज। जीनस स्पेसीज की अपेक्षा इसमें क्या होता है, सिमिलरिटी कम होता है। थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा वाज प्लेस्ड इन आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी में सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा को रखा गया है। ये तुमको हो गया फैमिली, जैसे फैलिडी भी होती है और कैनिडी, उसके कैनिडी भी होती है, ठीक है, जो डॉग और कैट के लिए होता है। फैलिडी डॉग और कैट के लिए जो फैमिली है वो हो गया फैलिडी एंड कैनिडी, ठीक है। उसके बाद देखो फैलिडी में कैट को रखा जाता है और कैनेडी में डॉग को रखा जाएगा, ठीक है। तो अब ऑर्डर देखो, यू हैव सीन अर्लिएस्ट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा वो पहले की अपेक्षा घटते जाएगा। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली जो है इस सब की अपेक्षा क्या होगा, धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी are identified based on aggregates of the characters, ठीक है। Order being higher categories assembles of families which exhibit a new similar few similar characters, ठीक है। Similar characters are less in the number of comprised to different genera and including family। सही बताया था मैंने। ये जितना भी इनका जैसे जैसे तुम ऊपर की ओर जाओगे हायरार्की में वैसे वैसे कैरेक्टर क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्डर। अब ऑर्डर तो हो ही गया है। अब क्लास देखो, क्लास में क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। रिलेटेड ऑर्डर बताएगा। ऑर्डर में क्या है, प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गोरिल्ला एंड जिबन, ठीक है। प्राइमेटा में क्या होता है, गोरिल्ला, मंकी एंड जिबन। प्लेस्ड इन क्लास मैमल। अब विद ऑर्डर ऑफ कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब including animals like tiger and cat and dogs. All classes mammals has other order। देखो कार्निवोरस का नाम सुना ही होगा, हर्बीवोरस का कार्निवोरस, तो वही चीज होता है ये कार्निवोरस। उसके बाद देखो फाइलम। फाइलम में क्या है, क्लासेस कंप्राइजेज एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये सब तुम्हारा हो गया क्या, फाइलम, ठीक है। रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशेस ये सब हो गया इसका फाइलम। चलो उसके बाद देखो किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू द वेरियस फाइला और असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। हायर कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन का हायर कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम, ठीक है। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order। जो ascending order में है, सबसे पहले species, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन और लास्ट में किंगडम आ जाता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
और इस सीरीज को आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लोगे। उसके बाद देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे जो बताया गया है इस डाटा को आप लोग याद करोगे। जैसे कि मैन है, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है, उसका जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा एंड क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा होता है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे पीवाईक्यू तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको 10 नंबर क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन का आंसर करना है, और उसके बाद हम एक बार जब वीडियो बनाएंगे लास्ट में तो इस पे भी बनाएंगे, यानी समरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।